I am. Okay. So, Dr. Burhan, this is your scenario and I am your patient. So, you can start taking history from me. Sir Gohar Javed, can we start? Assalamu alaikum, sir. जी वाले साहब प्लीज स्टार्ट करें। जी सर, जी सर। Okay, Dr. Burhan, you can take your history. ऑल राइट डॉक्टर माजमी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बुरहान है। मैं शोबा न्यूरो सर्जरी से हूँ। आपकी बीमारी के हवाले से सवालात भी करूँगा और फिर उसके बाद मुआयना करेंगे। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। जी जहाँ कहीं आपको तकलीफ होगी हम मुआयना भी रोक देंगे, ठीक है जी। जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कोमल। जी। आपकी क्या उम्र है? 28 साल। कहाँ से हैं? हैदराबाद से। ठीक है। और शादीशुदा हैं? जी। ठीक है। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं। राइट। और मुझे ये बताएं कि आप किस हाथ से दस्तखत करती हैं या लिखती हैं? सीधे हाथ से। सीधे हाथ। और मुझे ये बताएं कि आप कब दाखिल हुई हैं? ये यहाँ पे मैं कल आई हूँ। कल आउटडोर से आई हैं, इमरजेंसी से आई हैं? ओपीडी से। ओपीडी से आई हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताइए आप कितनी तालीम है आपकी या क्या काम करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं किस मसले से आई पाई हैं अस्पताल? मुझे 2 साल से सर में दर्द है और मुझे सुनाई कम देता है। ठीक है। वो कब से है सुनाई वाला मसला? तकरीबन 1 डेढ़ साल से। ठीक है। इसके अलावा क्या मसला है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं कॉपीज चेक कर रही होती हूँ तो मुझे धुंधला नजर आता है। धुंधला नजर आता है। अच्छा, सर दर्द हो गया, सुनने का मसला, धुंधला देखने का मसला, और इसके अलावा और कोई मसला? नहीं, और तो कुछ नहीं। अच्छा। चलिए, सर दर्द मुझे अपना सर के किस हिस्से में है? सर के पूरे हिस्से में, सारे सर में। अच्छा, हाथ लगा के बता सकते हैं किस हिस्से में? कोई ज्यादा शुरू ऐसे, कहाँ से होता है? ऐसे जो है वो पिछला हिस्सा जो है ऐसा भारी लगता है। भारी सा लगता है, तो ये भारी पंसा है, जी। आपको दबाव पड़ता है जिस तरह से। जी। और ये एकदम से शुरू हुआ था सर दर्द या आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और बढ़ रहा है? जी। अच्छा, मुझे बताएं ये दर्द, ये जहां से आपने हाथ लगा के बताया, यहाँ से ट्रेवल करके ज्यादा कहीं या कहाँ जाता है कहीं? कहीं कभी कभी थोड़ा गर्दन में खिंचाव महसूस होता है। अच्छा, खिंचाव महसूस होता है, यानी गर्दन की तरफ जाता है। जी। और मुझे ये बताएं खिंचाव का अकड़ाव भी है, उस अकड़ाव भी महसूस होता है या खिंचाव कभी बस? कभी खिंचाव अकड़ाव कभी कभी। जी। दिन में ज्यादा दर्द होती है? दर्द खास तौर पे दिन में होता है या रात में, या चले इस तरह कह लें, निहार मुंह सुबह उठ के सबसे ज्यादा दर्द इस तरह? बताइए। ज्यादा सुबह को होता है। सुबह के टाइम ज्यादा होता है। अच्छा, ये दर्द खांसने से, छींकने से, जोर लगाने से बढ़ता है? कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये खांसने छींकने से बढ़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दर्द जो है किस वजह से बढ़ता है फिर? कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी चीज जिससे बढ़ता हो? नहीं, कुछ खास नहीं है सर। अच्छा, मुसलसल दर्द रहता है? कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम। दवाई खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा, दवाई खाती हैं तो ठीक हो जाता है? कौन सी दवाई? कोई भी दर्द की दवाई, जैसे वॉरन है या नाइस टेबलेट है। अगर आपने दर्द की शिद्दत को बयान करना हो, एक से 10 तक नंबर दें, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 10, तो दर्द को कितने नंबर देंगी आप? 7 8 तो। जी। 7 8 तो दर्द होंगे। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए दर्द जो है इसके साथ साथ आपको उल्टियां भी हैं? कभी कभी आती हैं। कभी कभी आती हैं, ऑफ एंड ऑन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उल्टी करने से दर्द बेहतर हो जाता है? जी। सर दर्द। ठीक है। और मतली? मतली महसूस होती है किसी के साथ। होती है, ठीक है। मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़े? नहीं। झटके दौरे पड़े हों, कपड़ों में पेशाब निकल गया हो, नहीं, ऐसा जबान कट गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा नहीं। जिस्म की किसी हिस्से में कमजोरी वगैरह? नहीं। नहीं। अच्छा, ये समात का जो आप मसला बता रही हैं, सुनने का मसला, इसके बारे से मुझे बताएं। ये 1 साल से आपने बताया बाएं कान में है, ये अचानक शुरू हुआ था? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था। आपको कैसे पता चला कि आपको सुनना 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 बंद हो गया यहाँ से? मैं फोन पे बात करती थी तो मुझे जो है उल्टे कान से थोड़ा कम सुनाई देने लगा, तो मैं सीधे कान से सुनती थी। अब मुझे लग रहा है कि सीधे कान से भी थोड़ा सा कम सुनाई देता है। अच्छा, पहले आपको लेफ्ट में मसला हुआ है उल्टे कान पे, और अब जो है राइट पे भी होना शुरू हो गया, जी जी। जी। और लेफ्ट पे राइट से ज्यादा है? जी। अच्छा, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ लेफ्ट पे ना? अब भी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपसे कोई बात करता है तो आपको गुफ्तगू समझ आ जाती है?
हाँ, गुफ्तगू समझ में आ जाती है, आवाज कम जो है वो आती है। आवाज मध्यम होती है लेकिन गुफ्तगू समझ आ जाती है। जी जी। जिस तरह के गुफ्तगू में कुछ अल्फाज होते हैं जैसे कि वॉवल्स की साउंड होती है, या ए ई ओ, या भारी अल्फाज होते हैं, ये समझ आ जाते हैं। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें भी थोड़ा फर्क करने में मसला होता है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सुनने का मसला आपका है, जो आपने ये बताया कि बढ़ रहा है, ये कभी ठीक भी हो जाता है? नहीं, पहले से बड़ा ही है। अच्छा, इम्प्रूव नहीं हुआ, नहीं। खराब ही हुआ है। जी। अच्छा, इसके अलावा आपको कान में शोर की आवाजें या शाएं शाएं जिस तरह होती है वो तो नहीं होता? कभी कभी होता है। कभी कभी होती है, किस कान में होता है? दोनों में होता है। दोनों में होता है। और ये जो शाएं शाएं की आवाज मैंने आपको पूछी है, इसके साथ ऐसे भी लगता है जैसे कि धड़कन जो है, धड़क भी फील हो रही है आपको? हाँ, ऐसे ही मतलब जैसे झुनझुनाहट की आवाज और ऐसे कभी कभी होता है। झुनझुनाहट की आवाज, अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। दो दो नजर तो नहीं आता? कभी कभी होता है ऐसा। अभी से कभी हुआ है। कभी होता है। जी। किस आंख में हो रहा है? दोनों में। दोनों में हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, चेहरे की कोई साइड सुन तो नहीं है? नहीं। ठीक हो गया, सही है। आंखों से पानी तो नहीं जारी होता? नहीं, सुन मतलब बार कभी बार कभी पानी ऐसा आता हो? लगता है लेकिन सुन नहीं होता है कभी। थोड़ा चेहरे की कभी कमजोरी ऐसे महसूस होती है चबाने वगैरह में। सुन तो अभी तक इतना नहीं हुआ है। किस साइड पे चेहरे की कमजोरी आपको महसूस हो रही है? और मुझे इस साइड की, लेफ्ट साइड की थोड़ा लगता है कि जैसे थोड़ा महसूस लेफ्ट होता है। साइड पे क्या ऐसे भी होता है कि अ, खाना खाते वक्त आपका मुंह के एक किनारे से पानी या खुराक गिरती ऐसा हो, कुछ या कभी। रात को, या आंखें बंद करते वक्त आंख मुकम्मल ना बंद होती हो? ऐसा, हाँ, बीच में एक कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है। चक्कर तो नहीं आते? तो कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, खड़े होने में, चलने में मुश्किल तो नहीं होती, या जिसे कहते हैं आप तवाजुन? जी जी। एक दो दफा ऐसा तवाजुन। हुआ था। जी। तो फिर तवाजुन खराब होता है तो आप किसी तरफ गिरती हैं? किसी तरफ गिरती नहीं हूँ, बस थोड़ा लड़खड़ाती हूँ। गिरी नहीं हूँ कभी। किस तरफ, किस तो तरफ ज्यादा लड़खड़ापन होता है? दोनों तरफ ही होता है, कभी कोई एक साइड किसी नहीं। एक तरफ ज्यादा होता हो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी वो ऐसे पैर चौड़े करके चलने वाला इशू तो नहीं है? कि सीधा नहीं। चल लेती सीधे लकीर पे? जी जी। चीजों की गिरफ्त ठीक है? जी। चीजों को पकड़ लेती हैं, हाथ चीज को पकड़ने जा रही हैं, गिरफ्त ना हो? ठीक नहीं, हो गया, गिरती सही है। नहीं। अच्छा, गिरफ्त ठीक है। ऊपर नीचे देखने में तरफ मसला तो नहीं होता, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते वक्त? वो थोड़ा धुंधला और कभी कभी दो दो ऐसे नजर आ रहा होता है। दो दो नजर आ रहा होता है लेकिन किसी एक साइड पे बिल्कुल नजर ना आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ये तो आपने धुंधले का बताया है, ये चले दो दो का पहले बता कर, ये जब कोई एक आंख बंद करते हैं तो ये दो दो पन ठीक हो जाता है? नहीं। ये ठीक नहीं होता? फर्ज करें दाई आंख बंद की तो दूसरी में ठीक हो गया? नहीं। नहीं होता। अच्छा चले, मुझे ये बताइए, भैंगेपन की शिकायत तो नहीं किसी ने बताई है आपको कि कोई एक आंख टेढ़ी है? नहीं। ठीक हो गया, सही है। ये जो धुंधापन आपको है, ये एकदम से शुरू हुआ था? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? कब की, 3 महीने पहले की बात है? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कभी ठीक भी हो जाता है या नहीं? बीच में थोड़ा ठीक हो गया था, अभी दोबारा हो रहा है। अच्छा, बीच में ठीक हुआ था। कैसे ठीक हुआ था, कोई दवाई ली थी? जी। क्या? डेल्टा कॉटल के नाम से दवाई आई थी तो खाई थी कुछ एक हफ्ते अच्छा, की। डेल्टा कॉर्टिल, ठीक हो गया। एक हफ्ता, उसके बाद से अब ये मसला नहीं है लेकिन फिर हो गया? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अस्पताल में दाखिल होकर डॉक्टर ने कोई दिमाग में नलकी डाली, ऑपरेशन किया, वैसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो धुंधलापन आपको आ रहा है, ये किस आंख में पहले आया? पहले उल्टी आंख में। पहले बाई आंख में आया, और बाई दाई आंख पे भी है? हाँ जी, दोनों में। दाई आंख में, दोनों में आया है। ठीक हो गया, सही। और मुझे ये बताएं, किसी दिन के किसी टाइम ये कम हो जाता हो, ऐसा तो नहीं है? या नहीं। सुबह के टाइम बढ़ जाता हो, नहीं, ऐसा नहीं। या उल्टी करने से ठीक हो जाता हो? नहीं। ठीक है। रंगों की पहचान है? जी। रंगों। अच्छा आप मुझे बताएं, नजर के अतराफ जो हैं वो ठीक नजर आते हैं आपको? जी, नजर वैसे सही, धुंधलापन चले है। नजर ना सही, अगर आप मुझे ये बता दें, नजर आपकी, आप हाथ हिलाना देख सकती हैं, किसी का हाथ हिल रहा है, या उंगलियां अगर काउंट करवाएं आपको, इतना जी कर जी। लेंगे? जी जी। तो और अतराफ भी फिर इतना नजर आ जाएगा ना आपको? जी जी। ठीक हो गया, सही है। मुझे ये बताएं, आपको कंधे उचकाने में मसला तो नहीं होता, नहीं। या सलाम फेरते वक्त किसी तरफ? नहीं।
खाना खाते वक्त जबान आपकी कट जाती हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी खांसी होती एक खांसी होती है, या आपके बोलने की आवाज आपकी कम हो गई है बोलते वक्त, ऐसा तो नहीं हुआ? है। नहीं। या आपकी खांसी करने से सांस जकड़ जाता हो, ऐसा भी नहीं? नहीं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस्म के आपको ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि हाथों की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, पैरों की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, इस तरह की कोई नहीं। नहीं। माहवारी? माफ कीजिएगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है, माहवारी वगैरह सब रेगुलर है? ठीक है, जी जी। ठीक है, सही है। बहुत ज्यादा भूख तो नहीं लगती? नहीं। बहुत ज्यादा भूख, प्यास, बहुत बहुत पेशाब आना बार बार, इस तरह जी नहीं? नहीं। ठीक है, ऐसे तो नहीं हुआ कि खड़े खड़े बिल्कुल ऐसे गिर गए हैं, टांगों में जान निकल गई है और फिर नहीं। जी से ठीक हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक हो गया। आपकी सूंघने की सलाहियत ठीक है? जी। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप नजर आपने मुझे बता दिया, ठीक है। आप ये बताइए कि आपको जिस्म पे किसी साइड पे कमजोरी तो नहीं है? बाजुओं नहीं। में, हाथों में, टांगों में नहीं। अकड़ाव, बाजू पे, जिस्म पे कोई सुनपना, नहीं। एक आंख आपकी बंद हो रही हो, इसका तो नहीं हुआ? जी नहीं। ठीक हो गया, सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपका पहले कभी किसी किस्म के डॉक्टर के पास दाखिल तो नहीं हुए? जी नहीं। कोई ऑपरेशन कराया हो? नहीं। कोई शुआएं? जी नहीं। ठीक हो गया, सही है। दवाइयां आपने बता दी, डेल्टा कॉर्टेल, इसके अलावा कोई दवाई? बस पेन दर्द की किलर दवा। बता दी, जी। और कोई दवाई? ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके खानदान में किसी को कोई दिमाग का की रसौली या बीमारी, कोई ऐसी चीज जो चल रही हो? मेरी जो थी एक कजन को था दिमाग की रसोली। अच्छा, कौन सी? अच्छा, ठीक हो गया, तो उसका इलाज वगैरह हुआ था? हाँ, वो शुआएं लगी इलाज थी? करवाया था। हाँ शायद। उसका भी सुनने का मसला तो नहीं था कहीं? हाँ, सुनने का ही मसला था। उसका भी फिर ठीक इलाज हो हुआ गया। था। जी। अच्छा, जिस्म के ऊपर के दाग धब्बे निशान वगैरह ऐसा तो नहीं है कोई? हाँ, एक दो जगह पे थोड़े फोड़े हैं। वो आप अच्छा, मुआयना किस तरह करेंगे के? तो मुआयना करेंगे तो फिर आपको उसमें। अच्छा चलें, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये किसी किस्म की कोई नशावर चीजें तो नहीं इस्तेमाल जी करते नहीं। हैं? जी नहीं। ठीक हो गया, नस्वार वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं? ठीक। आपकी कभी खून वगैरह तो नहीं चढ़ाया? जी नहीं। मुल्क से बाहर ट्रेवल तो नहीं किया? नहीं। खानदान की आमदन में गुजारा हो जाता है? जी। चलें। मेरी बहन, अब मैं आपका मुआयना करूंगा। आई वुड लाइक दैट chaperone फॉर द एग्जामिनेशन। जी सर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन। हिस्ट्री। सॉरी, हिस्ट्री अच्छा, हिस्ट्री तो सॉरी। at the end of this history, do you have a list of three likely differentials that you can give me? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, माय टॉप डिफरेंशियल वुड बी vestibular schwannoma. Then my differential would be meningioma. And since this is a case of a bilateral vision, hearing loss, so a bilateral vestibular schwannoma due to NF2. And fourth dimension differential would be epidermoid. Sir, सॉरी, थोड़ा सा सिग्नल का इशू हुआ है। आपने पहले वेस्टिबुलर श्वानोमा बताया था, उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद सर मैंने meningioma बताया था, हम्म। फिर मैंने epidermoid बताया, and I also जी। mentioned bilateral vestibular schwannoma. अच्छा, अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हैं वो हैं हेडेक, बायलैटरल हियरिंग लॉस, inability to hear bilaterally, and blurring of vision. जी तो इसको फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन तमाम चीज़ों को? सर, headache and blurring of the vision is explained by the uh, mass in the infratentorial region, which I have already mentioned the differentials. They could be compressing the CSF pathway, the fourth ventricle, and that could lead to headache, and then hydrocephalus, resulting in headache and blurred vision. चलें, अब आगे प्रोसीड करें। लेट्स प्रोसीड ऑनवर्ड्स विद द एग्जामिनेशन। All right. So, first of all, in the examination, I will do the general physical examination of the patient. I will look at the face, and in the
head and neck for any surgical scar mark or any sign or any lesion. On the extremities as well as abdomen, we'll look at the lymph nodes, check for anemia, coloonychia, conjunctiva, jaundice, and then we'll do the lymph node examination. Afterwards, I'll check the blood pressure and pulse. Then I will proceed with the examination of the higher mental function. I will check the orientation in time, place, and person, and then I will ask सर the यहाँ if पे the 2 मिनट के लिए रुकिएगा। आपने जनरल एग्जामिनेशन जो बताया है, इन्होंने कहा था कि जी 2-3 जगह पे फोड़े हैं, उसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उनसे पूछा नहीं कहाँ पे फोड़े हैं। जी मैंने वो उस वक्त हिस्ट्री में नहीं पूछा था, लेकिन वो एग्जामिनेशन पे आई वुड लाइक टू सी देम। तो आपने एग्जामिनेशन में उनसे कहा नहीं कि वो फोड़े कहाँ पे मुझे दिखाइए ताकि मैं उनको एग्जामिन कर सकूं? जी सर, मैंने स्पेसिफिकली नहीं कहा मिस हो। चलें, अब आप इनसे पूछिएगा वो फोड़े कहाँ पे हैं, मुझे दिखाइए। जी मिस कोमल, आप मुझे बताइए वो आपके जो आपने जख्म या फोड़े वगैरह बताए थे वो कहाँ बने हुए हैं? एक जो है बाजू में है और फिर छोटे छोटे हैं। एक एक टांग में भी है बड़ा। छोटे छोटे सारे जिस्म पे है, बाजुओं पे, टांगों पे। अच्छा अच्छा, बाजू पे टांगों पे सारे जिस्म पे हैं। किस तरह के हैं ये? मतलब ये जैसे कि फोड़ा सा होता है या कोई दाग सा बना हुआ है? फोड़ा है, एक टांग पे तो बड़ा फोड़ा है और बाकी हाँ, छोटे छोटे फोड़े हैं सारे। अच्छा ठीक हो गया, सही है। कोई जिस चलें, तरह चाय की डिस्क्राइब गिरी का करें। दाग होता है इस तरह तो नहीं है? नहीं, अब डिस्क्राइब करें, आप वो देखें, फोड़े देखें, डिस्क्राइब करें उनको, क्या क्या है, कैसे हैं। सर, शुड आई शो ठीक है द सर। पिक्चर? जी, आप पिक्चर इनको दिखाइए ताकि उनको पता चले कि वो फोड़े किस तरह के हैं, उसको डिस्क्राइब करें। So on the on the right image, there in the arm there are uh, multiple nodule-like uh, masses, most likely neurofibromas, considering the fact that it is scattered all over the body. And on the left image, there is a massive swelling. So, considering the association of neurofibroma, this could be a plexiform neurofibroma. अच्छा, प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। ओके, आपने देखे हैं प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास? सर मैंने एक आध दफा ही देखा होगा। अच्छा, तो यू डोंट नो कि प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास कैसे दिखाई देते हैं, इजंट इट? में वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इससे। वैसे वो काफी बड़ा सारा होता है, ऐसे डैंगलिंग फ्रॉम द स्किन, बड़ा सारा ऐसे लटक रहा होता है। चले जी, हो गया। तो ये आपको प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा इसमें थाई में कहाँ दिखाई दे रहा है, किस जगह पे? नहीं, ये उस तरह का नहीं है। रॉन्ग, मैंने ऐसी गलती कह दी। तो मेरे प्रॉम्प्ट करने पे आप जो है अपनी उससे विड्रॉ हो रहे हैं, अपनी फाइंडिंग से? आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम माय फाइंडिंग, बट द अच्छा, फाइंडिंग ऑन द राइट वो सही है। तो थाई पे फिर क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? ये थाई भी तो हो पे, सकता है कि मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें आप गलत डायरेक्शन में निकल गए हो। हाँ सर हो सकता है। तो आप गौर से अगर देंगे थाई में, तो कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है आपको थाई में? सर उस पे ना मुझे इस तरह अंदाजा नहीं हो रहा थाई है लेग है पर्सपेक्टिव से। वो आपको ये नीचे थाई का नहीं पता चल रहा कि ये लेफ्ट थाई है? लेफ्ट थाई है ये? हाँ, ये ऊपर थाई है, नीचे घुटना है, ये नी है। करें जी। तो अब ये लेफ्ट थाई में कोई आपको एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है कहीं पे, कहीं पे भी? सर ऐसे लग रहा है स्किन 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 इज नॉट, मतलब फ्रैकलिंग है जिस तरह के स्किन के ऊपर, गालपन इस तरह है। रेक्लिंग। आपको मीडियल थाई पे कुछ दिखाई दे रही है, कोई स्वेटिंग? मीडियल थाई के ऊपर रैश दिखाई दे रहा है। मीडियल थाई आपके ख्याल में जो थाई की हालत है, जितना पतला थाई है, वो जो मीडियल पार्ट है थाई का, वो उसके लिहाज से सही है या नहीं? ये लेफ्ट थाई है, लेफ्ट थाई का मीडियल सरफेस देखिए, यहाँ पे देखिए क्या चीज है ये? सर ये स्किन के ऊपर स्किन ड्राई हुई हुई है, जैसे कि रैश अच्छा, है, मैं आपको थोड़ी सी आपको स्वेलिंग सी ऐड भी कर लग देता रही है। हूँ कि ये जो है सबक्यूटेनियस स्वेलिंग है, इसके अच्छा ऊपर अच्छा स्किन मोबाइल नहीं है। अच्छा, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग है, स्किन मोबाइल नहीं है। जी, अच्छा 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 सर, ये एंड इट्स फिर कोई क्वाइट बिग, इट्स क्वाइट बिग।
quite big. सर ये फिर तो न्यूरोफाइब्रोमा ही है। चले आप इस पे वापस आ गए। न्यूरोफाइब्रोमा कौन सा वाला न्यूरोफाइब्रोमा है ये? बस न्यूरोफाइब्रोमा है सर, ये इस मीडियल थाई के ऊपर जो नर्व होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना यहाँ बड़ा न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा जो है उसको वो कोई खास आप कैटेगराइज करेंगे इतने बड़े न्यूरोफाइब्रोमा को? इतना जायंट किस्म का न्यूरोफाइब्रोमा। चले आगे चलें, आगे एग्जामिनेशन के साथ प्रोसीड करें। ठीक है। सो we have examined the swellings and nodules on the skin in the general physical examination. Now I will proceed with the higher mental function. Patient will be assessed for the orientation in time, place, and person. And afterwards, I will proceed with the examination of the cranial nerve, starting from the first cranial nerve. We'll look for the nasal patency bilaterally. Then we will see the nostrils for any mass or swelling, and then we will see look at assess the olfaction in both nostrils by occluding each nostrils one by one. Then we will do the examination of the second nerve. First, we will look for the visual acuity for the far vision. Then we will look for the visual acuity for the near vision, turn by turn by occluding both the eyes, and then we will see the corneal reflex, direct, and then corneal reflex, pupillary reflex, direct, and then consensual. And then afterwards, we will perform the visual field, perimetry, confrontational method, and then we will do the fundoscopy, fundus examination bilaterally, and afterwards we will do color vision, and then we will do third, fourth, and sixth nerve examination to look for the extraocular muscle movements. Then we will do the fifth nerve examination starting from the motor component, look for the movement of the temporalis muscle, masseter muscle, bilateral pterygoids. Then we will check the jaw jerk. Then I'll check the corneal reflex bilaterally. Afterwards, I will assess the first main muscles of facial expression by asking the patient to pout his mouth and check the oral muscles and the forehead muscles, and then orbicularis or oculi and ori. Then afterwards, I'll ask for that. If the patient has intact taste, then I will check the hearing examination. I will whisper. I will look for the auditory meters on the both sides and inspect for any mass, any surgical scar mark or anything occluding the canal externally. Then I will do the whisper in the both the ears by occluding one ear turn by turn, and then after whispering we will do the I'll do the Rini test. Rini test will be performed turn by turn on the both sides to check for whether the air conduction is more than the bone conduction. So if the air conduction is more than bone conduction on both sides, but there is less so on one side, the side where there is less hearing, I will do the Rini test. And Rini test in the sensory neural hearing loss will localize to the side of normal hearing. Afterwards, I'll perform the इसमें जरा सा test for दोबारा कमेंट कर दीजिए, रिनी और वेबर पे दोबारा कमेंट कर दीजिए आप। Sir, I will आप किस perform तरह Rini. करेंगे? I will perform Rini test on the both ears to assess for the air conduction, which should normally be more than the more bone conduction. But in the case of sensorineural hearing loss, air conduction is more than bone conduction. However, the hearing is overall reduced on the side we are suspecting for hearing loss. But to confirm our finding whether this is sensorineural hearing loss, I will have to do another test, that is Weber test, and that will lateralize to the side of normal hearing. जी प्रोसीड करें। G. Then I will check the glossopharyngeal nerve. I will look at the uvula. I will ask the patient to stick the tongue out, and I'll look at the uvula whether it is central. Then I will request the examiner to proceed for the gag and look for the patency of gag reflex. Then afterwards, I'll ask the patient to shrug the shoulders and to check the trapezius, and I'll ask the patient to turn the head to the both sides and see for the muscle action of sternocleidomastoid, and then I'll ask the patient to stick the tongue out and see for any fasciculation, weakness, and deviation of tongue on the both sides. Then I will ask the patient to perform dysdiadochokinesia by alternating hand movements on the both sides. Then I'll ask the patient and then I will assess the patient for fast pointing by finger nose test. Then I will do the nystagmus assessment on the patient and look for the fast component on the both sides. Then I will perform
after performing these three cerebellar signs, I will go to the examination of gait. So I will ask the patient to walk in a straight line and perform tandem walking, and then I will also assess for any ataxia, and then I will perform Romberg sign to look for any sensory ataxia versus cerebellar ataxia. Then I will have the patient sit up again, and I will perform the extremity examination. I will perform the extremity examination from starting from the lower limbs and then upper limbs. I'll perform as per the bulk of the lower limb muscles, and then the power, and then the tone, then power, then reflexes, then sensation. The same scheme shall be followed in the upper limb. Afterwards, I'll check the planters on the both sides and look for any Babinski reflex. If positive, then I will perform the examination of lobes, frontal lobe and parietal lobe, and then afterwards I'll cover the patient and thank the patient, and that completes my examination. चलें डॉक्टर मेहजबी, तो एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स बता दें. So these are the findings on examination. G. So on the examination, we have bilateral papilledema, left-sided sixth nerve palsy, and then facial palsy, and sorry, also ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. Limited exam, sorry. GCS is fine. So ये line, please ignore this line. G. All right. So the positive findings as per this page is bilateral papilledema, left-sided sixth nerve palsy, seventh nerve palsy, and eighth nerve dysfunction. Also, there is impaired gag. Cerebellar signs are positive bilaterally and multiple spots on the body, as we mentioned earlier, and these are our positive findings. Okay, so where do you localize the lesion? Sir, I localize the lesion to be on the. I localize the lesion to be in the both cerebellopontine angles with a larger lesion in the left side. Then what is the cause of papilledema? Papilledema is being caused by the compression of the brainstem and fourth ventricle by the cisternal component of the lesion. Then what is the cause of left-sided sixth nerve palsy? Sixth nerve palsy is does not get explained by the type of lesion I have mentioned. For the sixth nerve palsy to be happening, there must be a lesion in the fourth ventricle. Any other explanation of sixth nerve palsy in this case? Any other explanation for sixth nerve palsy is the raised ICP. That is a false lateralizing sign because of the longest and course of the sixth nerve. What do you think is the differential of bilateral hearing loss in a female of 28 years? A differential of bilateral hearing loss in a 28-year-old female, if it is sensory neural hearing loss and asymmetric hearing loss. Just hearing loss, bilateral hearing loss in a 28-year-old female. Bilateral hearing loss. Sir, bilateral vestibular schwannoma. Bilateral vestibular schwannoma. How common is this? Sir, it is less common. So, would you like to tell me it is only common in the cases of NF2. Would you like to tell me a more common cause of bilateral hearing loss in a 28-year-old female? In a 28-year-old female, there could be a combination. There could be a right-sided conductive hearing loss because of some ear infection, and there could be a unilateral lesion vestibular schwannoma on the left side. So there could be a combination of two types of hearing losses. I'm not talking about types of hearing losses. I'm just talking about bilateral hearing loss in a 28-year-old female. So you said infection. Which infection? Otitis media. So, okay, so bilateral otitis media.
Bilateral otitis media, it is not uncommon in young population. Not Okay. common, not common. The Then other cause with could be bilateral ototoxic drugs. ototoxic drugs. Good. Now you are thinking. First, Sir. in the first place, you were localizing yourself only to bilateral vestibular schwannoma. Now you are thinking. So, Sir. ototoxic drugs, for example, aminoglycosides, amikacin. aminoglycosides. So, did you ask her about any history of taking aminoglycosides? No, sir, I did not ask specifically about the aminoglycosides. Did But you I ask did her ask. of any discharge from the ears along with fever? No, sir, I did not. I missed it. Okay, so these are more common causes of bilateral hearing loss in a 28 years old female than a vestibular schwannoma. Can a bilateral suppurative otitis media cause headache and reduced vision? No, not likely. It will cause more commonly a fever. It can cause headache though. What is the reason of headache? It could lead to a brain abscess, intracranial extension and brain abscess. Any other complication of chronic suppurative otitis media which can cause something else? CSF autoria. Can this produce a mass lesion, chronic suppurative otitis media? It can cause petrous epiphysitis, also known as cholesterol granuloma. Cholesterol granuloma. So can this be a case of bilateral cholesterol granuloma causing meningitis, which Sir, no, not likely. Not likely. It could be possible, but usually it does not happen that cholesterol granuloma be found bilaterally. okay? So can this be chronic suppurative otitis media causing meningitis and hydrocephalus is causing headache and decreased vision? I should have checked the signs of meningeal irritation, but Which if there, you have not. which I have not. Okay, so the lesson is that you should always come from more common things to less common things, even if they are very apparent. The examiner won't mind if you say things like these, because chronic suppurative otitis media is a more common condition as compared to bilateral vestibular schwannomas. Okay. Right, similarly, ototoxic drug intake is a more common cause of bilateral hearing loss in a young person as compared to bilateral vestibular schwannoma. Okay. So now she also gave you family history, positive family history, and you have done the examination. So what are the top most three differentials, and where do you localize the region? You have localized the region in bilateral CP angles. Okay. The topmost three differentials. So topmost three differential. First of all, it is bilateral vestibular schwannoma. Then considering the family history and considering the lesions on the body. Then the second lesion would be one-sided vestibular schwannoma and meningioma on the other side. Good, that is good thinking. Any other? And sir, considering the same findings and the same patient, these are only my differentials. Okay, how will you investigate? How will you manage this patient? Right, sir. So considering the fact that this patient has appeared to us in the outdoor department, so I will request an MRI, brain with and without contrast, with IAC protocol, as well as a CT scan temporal bone. Any other investigation? Additionally, I will request audiometric studies, pure tone audiometry. Pure tone audiometry and word recognition assessment, speech recognition assessment. Okay. Speech recognition. Dr. Majabin, do we have any audiometric tests available? No, sir. We have just radiology.
Okay, we have just radiology. So can you please show him the radiology? जी sir. So, okay, so can you describe the radiology? First of all, the upper two scans, then the lower two scans. Right, sir. So upper two scans reveal a So, CT. Dr. Majaveen, he asked for MRI brain with contrast Yes sir. and temporal bone CT. So you are showing him temporal bone CT first. Is that so? Yes sir, this is just a CT brain. चलें, Plain. CT scan. चलें, बताइए. Yes, describe कीजिए इसको. So this is a CT scan brain plane, axial views on the top cuts and coronal views in the bottom cuts. On the CT scan axial cut, we have a heterogeneous density lesion in the posterior fossa infratemporal compartment, and there is a slight and there are temporal horns dilated in the supratentorial compartment. Moreover, I cannot comment on the temporal bone because I don't have the bone window, or I could see the uppercuts to see the integrity of the bone. However, especially at the apex. Then I have this coronal image in the down picture. The fourth ventricle has been obliterated in the both images. There is a slight view of the fourth ventricle, very fine, and there is a heterogeneous density lesion in the both. Okay, so any other investigation that you would like to see? Actually, I asked for the MRI brain, but if we only have CT scan, then I would like to see the sagittal view to see the tonsils. Okay, so we do have MRI, I believe. Sir. Can you please show him the MRI? Can you describe the two images above and the two images below? So in the upper images, I have this MRI brain, T1 weighted sequence, axial views, and the lower ones are axial views of the T2 weighted sequence. The upper one is T1 weighted without contrast, T1, and here we have a space occupying lesion in the left cerebellopontine angle, which is compressing the fourth ventricle, and which is encroaching the internal auditory canal on the left side and pushing the brainstem and the cerebral structures contralaterally. On the T2 weighted sequence, the lesion is heterogeneous in appearance. I would like to see the contrast images and other views as well. Okay, do we have the contrast images? So these are the contrast images. So the topmost contrast images reveal two isolated hyper-intense lesions, one on the left and the other on the right. The larger one is on the left side. The lesion is causing invasion of the internal auditory canal, compression of the structures I mentioned previously, and the lesion is also going ventrally towards the brainstem. And in the heterogeneous, the left-sided lesion is a heterogeneous with areas of hypointensities in between and cystic components. So in the coronal cuts, the same lesion has been demonstrated in the coronal view, and the lesion is compressing the brainstem and pushing the contents contralaterally. The left side. Is there any sign of internal auditory meatus in any one of these two tumors? On the axial view, I can see this trumpeting of the internal auditory canal. On the top so left image. Just to complete the investigations, so do we have any other images, Dr. Majaveen? No, sir. So we have just these. Okay, so let me complete the investigation by saying that we did the audiometry, and on audiometry, the left ear showed a hearing threshold of 100 decibels and speech discrimination 10%. And on the right side, the hearing threshold was 50 on the
the right side, and the speech discrimination was 84%. So how would you Sir. grade the lesion on the right side according to Gardner-Robertson grading? Right, sir. The right-sided lesion appears to be having salvageable hearing loss, and it comes in the class 1 Gardner classification of hearing, in which usually the class 1 hearing is up to the threshold of 30 decibels, and the speech recognition score up to 70%. In the class 2, we have up to 50 decibels of hearing threshold and 50% up to 50% of the word recognition scoring. Do you So know it of any lies other between. grading system of hearing? So the other system is AAO-HNS, American Academy of Otolaryngology and Head Neck Surgery. Okay, so how will you manage this lesion? How will you manage this patient now? So considering the salvageable hearing on the right side, I would, and that the patient has a bilateral hearing loss and headache and features of raised ICP. First, I would like to perform VP shunt to ameliorate for the high raised ICP and cater to the signs of raised ICP. So first of all, we will do that. Okay, then what will you do? Afterwards, having the hearing assessment in hand, since the larger mass on the left side is causing more compression and more midline compression, so I will remove that first. So I'll perform surgery on the left side. Okay, so can you describe the steps of surgery of a left-sided lesion? So for the left-sided surgery, first of all, I will counsel the patient regarding the disease, the prognosis of the disease, and I will tell the patient that this left-sided lesion section is only for reducing the mass effect, so it does not become life-threatening for him, and also that hearing will not be retrieved after the end of this procedure, and there is a susceptibility of chance of permanent facial nerve paralysis. Although patient is already having facial nerve paralysis, but there is a chance of for progression of the facial nerve palsy on the left side. So I will counsel about all these things to the patient, and after the counseling is done, I will book the patient for the surgery on the elective list. I will arrange 2 units of blood. I'll have the pre-surgical optimization. On the day of surgery, I will have the patient NPO by 6 hours, bring the patient to the operation theater and position the patient on the park bench position with the head facing the left side facing up, and I'll plan the incision 2/3 above the asterion and 1/3 above the asterion, a curvilinear incision. The incision shall be centered on the asterion, and the asterion is located to the landmarks known as inion as well as zygomatic arch. So after the draping, preparation, skin preparation, and surgery will be proceed. And since there is some functional facial nerve on the left side, some intact facial nerve, so I will use the facial nerve EMG as well. So I will proceed with the surgery to do the dissection, subcutaneous dissection, the removal of the muscles, retraction of the muscles, clearing of the skull, medially till the sigmoid junction and transverse junction, and laterally till the midline, and inferiorly till the foramen magnum lip. Afterwards, I'll perform the craniotomy. Craniotomy inferior extent till the foramen magnum, and medially towards the both sinuses junction. And after the craniotomy has been done, I'll perform the durotomy with the dural edges reflected against the sinuses, sigmoid and transverse junction. Afterwards, since we have already done the VP shunting, so no need for cisterna magna opening. I'll proceed with the CSF suction in the CP angle cistern and proceed along the cerebellar surface and towards the cerebellar pontine angle, and I will attack the tumor from the posteriorly, and before every attack on the tumor, I will
first of all do the facial EMG and see if there is no facial nerve fibers, and then first of all I will incise the tumor and internally debulk it. Then आपने प्री ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग अरेंज की थी क्या? प्री-ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग नहीं सर, मैंने नहीं अरेंज की थी। That I अगर आपने अरेंज नहीं की थी तो आप उसका जो फेशियल नर्व का जो ईएमजी है वो या जो फेशियल नर्व की जो स्टिमुलेशन है वो कैसे करेंगे? सर फेशियल नर्व की EMG हम ऐसे करेंगे कि फेशियल नर्व के जो एक तो स्टिमुलेटर जो उसके इलेक्ट्रोड्स होंगे वो फेस के मसल्स में वी विल इम्प्लांट देम ऑन द ऑर्बिकुलरिस ओकुली एंड द ऑर्बिकुलरिस ओराई। तो डॉक्टर बुरहान, ये तो आप पहले से बताएंगे ना कि आपने ये वो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, न्यूरोफिजियोलॉजी को ऑन बोर्ड लिया था, या खुद से आप जो है ना न्यूरोफिजियोलॉजी का वो काम कर रहे हैं? ये तो पहले से आप वो नहीं करेंगे ना नहीं, अरेंजमेंट। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट विल कम एंड डू दिस जॉब। तो आपने तो बुलाया ही नहीं, अब आप कैसे करेंगे? न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को तो नहीं बुलाया आपने? सर यार दैट आई मिस्ड, अच्छा सॉरी अच्छा, सर। तो अब वो अभी आप ऑपरेट करने के लिए उसको पेशेंट को ओआर में लाए थे, तो आपका जो जूनियर है उसने आके बताया कि आपने ये जो न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा था ना, उसने ये कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट किए, कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट किए। आपके ख्याल में क्या इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन उसने सजेस्ट की होंगी आपको, न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने? न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये अभी आपने ओआर में उसको मूव किया तो उसने, आपके जूनियर ने आके बताया कि सर ये जो इसमें कुछ न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये लिखी हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस लिखी हैं, तो ये हमें अभी करवानी है ऑपरेशन से पहले या बाद में करवानी है? सर तो आपके ख्याल में क्या लिखे हुए हैं? सर न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने उस पेशेंट का रेडिएशन का जो सिमुलेशन स्कैन होता है वो बताया। न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने रेडिएशन का विषय बता दिया है उसने को? आपके ख्याल में क्या मजीद इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट की होगी? सर अच्छा, मुझे बताइए कि NF2 की जो वो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो क्या है? NF2 की diagnostic criteria is number one criteria is it should be bilateral vestibular schwannoma. One criteria is bilateral vestibular schwannoma. The other criteria is one family relative, first line relative with vestibular schwannoma or NF2, and the patient can have any two of the tumors, either of meningioma or ependymoma or of the vestibular schwannoma, other than the vestibular schwannoma. Then the third criteria, एपेंडिमोमा ependymoma could be in the supratentorial, could be in the infratentorial, could be in the spine. अच्छा, तो आपने बताया स्पाइन में भी हो सकता है कुछ इसमें? स्पाइन में स्पाइनल ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो उसमें न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने फिर क्या सजेस्ट किया होगा आपके ख्याल में? कौन सी इमेजिंग सजेस्ट की होगी? कहाँ का? MRS भी नहीं, बल्कि सर उसने MRS भी किया होगा। MRS ब्रेन के अंदर MRS क्यों करेगा वो? MRS क्यों करेगा आपके ख्याल में? क्या बायलैटरल ये सेरिब्रल ग्लायोमास हो सकता है ये? नहीं सर, वो तो नहीं लग रहा है सर। नहीं ना, तो MRS क्यों सजेस्ट करेगा वो? उसने कहीं और का MRI भी सजेस्ट किया होगा आपके ख्याल में, न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट? जी सर, हाँ सर, उसने जो है न्यूरेक्सिस, होल न्यूरेक्सिस, MRI होल न्यूरेक्सिस सजेस्ट। तो हम तो न्यूरेक्सिस बगैर इन्वेस्टिगेट किए के लिए आए इसको। चलें आगे चलते हैं सर। चलिए जी, आपने इसको ऑपरेट कर दिया आपने इसको। ऑपरेट करने के बाद जो पेशेंट है वो जाग नहीं रही है सर। आपने जो है ना उसको उसमें आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में वेंट से वीन ऑफ होना शुरू हुई, तो वो जाग नहीं रही है। अब आप क्या करेंगे? सर अगर जाग नहीं रही है तो वीन ऑफ अगर किया, वीन ऑफ ट्रायल उसने फेल कर दिया, तो उसको दोबारा फिर उसको वापस उसको जो है उसको उसकी वेंट की सेटिंग जो है उसको वापस वेंटिलेटर मोड पर डाल देंगे और देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले सीटी स्कैन ब्रेन कराएंगे, खुदा ना खास्ता जो हाइड्रोकेफलस तो नहीं हो गया पेशेंट को, या ब्लीड तो नहीं हो गया ट्यूमर बेड के अंदर।
चले, वो जो है जब आपने उसका सीटी स्कैन करवाया तो उसमें ना तो कोई हीमाटोमा था और हाइड्रोसेप्टस भी उसका जो था वो बड़ा अच्छा सा वो यानी मैनेज था। तो फिर आपकी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? फिर पेशेंट को हो आप क्या सकता है करेंगे फिर आप? भी ब्रेन स्वेल किया हो सकता है ब्रेन स्वेल कर गया हो। तो अगर ओके, हमने अगर ब्रेन स्वेट कर गया तो फिर क्या करेंगे आप? हमने जो क्रेनियोटमी करने के बाद बोन फ्लैप रखा था वो हम रिमूव कर देंगे। ओके, और इसके अलावा भी कुछ करेंगे? और वैसे तो हमने वीपी शंट डाला हुआ है, तो हम शंट की एक दफा देखेंगे शंट इज फंक्शनल और नॉट। तो हाइड्रोसेप्टस तो ड्रेन हो रहा है, मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन में। जी। इसके अलावा सर अच्छा, पेशेंट को वापस से वेंट पे ही रहने देंगे, उसको उसको वेंट पे रखेंगे एक दो दिन, उसको ट्रायल देंगे, उसके बाद एक दिन बाद छोड़ के ट्रायल देंगे, तब तक उसको मैनिटॉल देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे। ओके, चले, एक तो ये हो गया। अब एक और सिनेरियो ये है कि आपने जो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो अच्छी तरह से रिकवर हुई, मगर ये कि उसको थर्ड डे पे जो लेफ्ट साइड का जो फेशियल ड्रूपिंग है वो काफी सिवियर और प्रोमिनेंट हो गई है। जी सर। तो अब कैसे मैनेज करेंगे इसको? सर first of all, I'll counsel the patient of this new development, and I will tell them that we already discussed in the counseling that this is a likelihood in the cases of vestibular schwannoma, especially when there is a very large tumor. So I will give the short course of steroids, and uh, will will do physiotherapy once the patient is off vent and discharged. Then we will send the patient for the physiotherapy. अच्छा, तो आपके ख्याल में वो पेशेंट का सवाल है कि जी चेहरा सही हो जाएगा मेरा, लेफ्ट साइड का जो चेहरा है, यंग फीमेल है, जी सर। तो आपका क्या जवाब है इस पे? सर स्टैटिस्टिक्स आई पे विल बताएं आई कुछ, विल ऐसे आई विल ऐसी स्टैट्स बताएं कि जिससे ये पता चले कि पेशेंट का लेफ्ट साइड का चेहरा सही होने का चांस कितना है। Sir, I don't know the exact percentage, but there are very low chances of restoration of facial nerve in this side, because very large tumor has often stretched the nerve beyond its limit, and during that tumor, when there is decompression, nerve damage chances are high likely. Also, in the presence of NF2, the chances of nerve damage are further raised as compared to sporadic cases. पेशेंट को 5वें दिन जो है नाक से ब्लड स्ट्रेन सीरियस डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, Sir, आपके ख्याल में क्या हुआ है? blood stained serous discharge. Uh, Again, sir, I will investigate and see the CT scan and see if there is any pneumocephalus or any CSF fistula, why it has happened. ओके, तो पोस्टीरियर फोसा में न्यूमोक्रेनियम है, Sir, तो so इसको that कैसे that इन्वेस्टिगेट करना है? that could pneumocranium है, तो सर CT scan ब्रेन प्लेन के ऊपर जो है वो pneumocranium नजर आ जाएगा एज अ हाइपोटेंसिटी, तो और उसको उसको हम नाक से उसको पानी क्यों आ रहा है? तो उसको नाक से पानी क्यों आ रहा है? नाक आपने से तो पानी सर जो इसलिए वो किया है, बताइए। हाँ, maybe during the surgery, the mastoid might not have been, mastoid cells have not been packed properly with the bone wax. So maybe there is a this CSF leak from that route. तो नाक से पानी क्यों आ रहा है? Maybe the CSF leak happened through middle ear cavity, tegment tympani, and then through the eustachian tube, and then to the nose. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो राइट साइड वाला ट्यूमर है उसको कैसे मैनेज करेंगे? So on the right side, we have serviceable hearing. So first of all, I'll tell the patient that since we want to preserve the hearing on the right side, so we will only debulk the tumor, and we will not do the complete capsular dissection of the tumor. We will only do the आप ये subtotal बताइए resection. कि फॉर हियरिंग प्रिजर्वेशन कौन सी मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर है, सर्जरी, माइक्रो सर्जरी और एसआरएस?
और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स याद हैं तो? सर, for hearing preservation, the microsurgery and SRS have equal results, same results. अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है. SRS हैज बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर टू माइक्रोसर्जरी फॉर हियरिंग प्रिजर्वेशन. ठीक है, Only if the tumor size क्वेश्चन is रिस्पॉन्स किया. within the limit of SRS. जी, मगर ये छोटे छोटे साइज का ट्यूमर है ना राइट साइड पे तो. जी सर. चलें, अब ये हो गया. अब मुझे ये बताइए कि इसमें और किसी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है इसमें? Yes sir, there is a bevacizumab. There is a VEGF monoclonal antibody VEGF inhibitor that is क्या नाम है indicated इसका? in NF2 cases. Avastin, bevacizumab. अवेस्टिन. अवेस्टिन तो आप ब्रांड नेम ले रहे हैं, उसका केमिकल नेम बता The दीजिए मुझे. chemical name is bevacizumab. बिवासिजुमैब. ठीक है. इसको आप काउंसलिंग करेंगे. ये खातून शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है? Sir, this patient is married. मैरिड. तो आप इसको कोई काउंसलिंग करेंगे कि बच्चों में अपने किस तरह से वो करें, उनको Yes, कैसे sir. I will. वॉच करें? I have counseled the patient regarding the. I इसका will मोड ऑफ counsel the इनहेरिटेंस क्या है? ये जो NF2 है, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? sir autosomal dominant. ऑटोसोमल डोमिनेंट. कौन सा क्रोमोसोम है? Sir, chromosome 20. चलिए, मैं आपको आपको चॉइस देता हूँ, 22 या 17. Sir, 22. पक्की बात है? Yes, sir. Confirm. चले, तो आप इसको खातून को क्या देंगे, काउंसलिंग क्या करेंगे इसकी? कोई फर्दर यानी आगे फैमिली के हवाले से कोई काउंसलिंग करेंगे? Yes, sir. I will counsel the patient regarding the inheritance of the neurofibromatosis too in the germline, and and I will ask the mother to get their children assessed for the audiometric analysis on 6 monthly basis, and have the MRI of the brain on the annual basis uh, if there any suspicion of hearing loss. चलें, तो यहाँ पे तो आके कंप्लीट हो गया. हमने कॉम्प्लिकेशंस भी कर ली हैं, इसकी काउंसलिंग भी करवा दी है, और अब फिलहाल मैं उस पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पे जाना नहीं चाहता. तो मेरा जो असेसमेंट है वो आप सुनना चाहते हैं? Sir, please. आप इस उस पे परफॉर्मेंस पे अगर पास होंगे तो बॉर्डर लाइन पे होंगे बिल्कुल. अगर दूसरे एग्जामिनर ने पास कर दिया आपको तो मैं हो Sir. सकता है आपको पास ना करूँ उस पे, इस उस पे टोटल परफॉर्मेंस पे. लेकिन अगर दूसरे एग्जामिनर ने पास कर दिया तो शायद आप पास हो जाए. बॉर्डर लाइन पे हो सकते हैं पास. Sir, I'll try to improve. चलें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कोई क्वेश्चन या कोई और पूछना चाहे, और या फिर कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? सर, वो रिसेंट एडवांसेस अगर इसके हवाले से आप मुझे भी इसे नहीं वो आती सारे थी. जेनेटिक है. वो सारे जेनेटिक हैं. रिसेंट एडवांसेस जितने भी हैं सारे जेनेटिक हैं. जेनेटिक. अब वो जेनेटिक्स तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं यहाँ तो आपको वो कर लूँ ना. आप जब न्यूरोफिजियोलॉजी नहीं करवा रहे, बायोलेटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा को आप लेके बैठे हुए हैं केस को, आप न्यूरोफिजियोलॉजी के बगैर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मैं आपको फिर किस तरह से पास करूँ? आप जो है वो न्यूरोफिजियोलॉजी अरेंज नहीं कर रहे. आपने उसकी न्यूरेक्सिस की वो नहीं की है, इमेजिंग नहीं की है, हालांकि आप जो NF2 पहले दर्द से डायग्नोज किए बैठे हैं. मैं आपको सिर्फ फ्लॉज बता रहा हूँ, मेजर फ्लॉज बता रहा हूँ. अभी तो माइनर फ्लॉज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. आप जो है राइट. बगैर न्यूरोफिजियोलॉजी के अगर उसको OR में लेके जाते हैं ऑपरेटिंग रूम में, और उसको जो है ऑपरेट करने लगते हैं बगैर न्यूरोफिजियोलॉजी के, तो दिस इज नॉट गुड. ये वो है, रेड फ्लैग है. सही है. आप पहले अगर सर. न्यूरोफिजियोलॉजी अरेंज नहीं करते, पहले अगर आप उसका न्यूरेक्सिस इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो उस सर. आप जो है कैसे उसको वो न्यूरेक्सिस इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप उसको कैसे काउंसलिंग करेंगे कि तुम्हें आगे मजीद किसी प्रोसीजर की या मजीद किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? ठीक है. सर. तो ये मेजर फ्लॉज बताया मैंने आपको, और मुझे भी याद नहीं है. मैं आपको रास्ते में इसलिए इंडिकेट करता हुआ आया था कि आखिर में फिर वो हो सकता है मैं आपको पूरे ना बताऊं. सर. अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस के जो मैनेजमेंट में भी, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट में अगर कोई पेशेंट नहीं जाग रही है आफ्टर सर्जरी,
और उसका शंट अच्छी तरह से काम कर रहा है तो, और यानी उसको कोई हीमाटोमा भी नहीं है, इसलिए कि ऑपरेटिव इंटरवेंशन के साथ यूजुअली हीमाटोमा होते हैं जब स्वेलिंग डेवलप होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई वेस्कुलर इंजरी हुई है उसको। अगर कोई वेस्कुलर इंजरी हुई है तो आप उसको फिर एमआरआई से इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर चीटी कुछ नहीं बताएगा आपको। राइट, पाइका की और इंजरी हो इसका सकती जो, जी उसको जो इसका जो रिकरेंस रेट है वो काफ़ी हाई है। जो वेस्टिबुलर schwannomas हैं इन न्यूरोफाइब्रोमटोसिस टाइप 2, तो यूजुअली इट्स इन द रेंज ऑफ 15 to 20%। ठीक है, सर। उसकी रीजन ये है कि दे आर मोर एग्रेसिव ट्यूमर्स। सर चलिए, आपने उसके NF2 के जो क्राइटेरिया हैं वो भी मुझे पूरे नहीं बताए थे, जो 4 या जी 5 सर। क्राइटेरिया। तो अब ये मसले मसाइल हैं, आपने जो है आपने जंप किया है डायरेक्ट NF2 में ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, जबकि जो प्राइमरी सिम्टम था वो बायलैटरल हियरिंग लॉस था। तो बायलैटरल हियरिंग लॉस जो है उसके डिफरेंशियल में अगर आप NF2 को चलें पहले रख भी रहे हैं बीइंग अ न्यूरो सर्जन, तो आप उसमें और दूसरी चीजें भी तो डालिए। राइट सर, राइट। ठीक है, चलो। और सर कोई बहुत क्वेश्चन तो नहीं, शुक्रिया। जल्दी बता दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेंट्स में से किसी को कोई क्वेश्चन हो? एनी क्वेरी रिगार्डिंग केस ऑफ वेस्टिबुलर schwannoma जो आप सर से डिस्कस करना चाहें? इन्होंने ये सवाल किया है कि वो न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या इन्वेस्टिगेशन इनको एडवाइस की थी, तो मैंने उसके लिए इनको प्रॉम्प्ट किया था बेसिकली। उसको प्रॉम्प्ट करने के दौरान ही मैं NF2 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे आया था, ताकि इनको मैं हिंट दे सकूं कि न्यूरोफाइब्रोमटोसिस सिर्फ ब्रेन तक कन्फाइंड नहीं होती बल्कि स्पाइन में भी होती है, न्यूरोफाइब्रोमटोसिस टाइप 2 NF2। तो आप स्पाइन को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब भी आप किसी NF2 के केस को इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ब्रेन के MRI या CT तक नहीं रहेंगे, बल्कि आप स्पाइन को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और न सिर्फ स्पाइन को इन्वेस्टिगेट करेंगे बल्कि आपके पास ऑडियोमेट्री का पूरा वो होना चाहिए प्रोफाइल, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि उसकी हियरिंग कैसी है। जी, और क्या क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके दे कैन डायरेक्टली आस्क सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें जो फेशियल पॉलिसी हो गई थी बिल्कुल पेशेंट को, उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, उसका मैनेजमेट प्लान क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेशियल पॉलिसी का मैनेजमेंट क्या होगा। इस पे पूरे वो हैं एक सेगमेंट्स दिए हुए हैं उसमें, किताबों में। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या ड्यूरिंग सर्जरी आपने फेशियल नर्व को इंटैक्ट देखा है या नहीं। हैव यू फाउंड द फेशियल नर्व फर्स्ट एंड हैव यू लेफ्ट द फेशियल नर्व इंटैक्ट ड्यूरिंग सर्जरी, बोथ एनाटॉमिकली एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकली। इसीलिए न्यूरोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको इंटैक्ट छोड़ा है तो देन यू विल वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर, 9 months to ईयर, फॉर द फेशियल नर्व टू रिकवर। और इस दौरान में आप उसको आई को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके जो मसल्स है उसको इंटैक्ट रखेंगे। लेकिन अगर फेशियल नर्व ट्रांजैक्ट हो गया एंड यू कैन नॉट रिपेयर इट इंट्रा ऑपरेटिव, तो फिर आप जो है सेकेंडरी प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें कि टार्सोरेफी है, जिसमें कि रीएनिमेशन है, या जिसमें कि पैसिव प्रोसीजर्स हैं उसके। अब रीएनिमेशन के लिए जो कॉमनली जो यूज नर्व्स हैं वो हाइपोग्लॉसल है और एक्सेसरी है। ये इसका जवाब है, ये सारा किताबों में लिखा है। चलें और बताएं। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, बताइए। Sir, regarding the conservation of hearing, is there any role of cochlear transplant in these patients of vestibular schwannoma? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है कि कॉकलियर ट्रांसप्लांट का रोल है या नहीं है। मसला सारा ये है कि वेस्टिबुलर schwannoma में मेन मसला जो है नर्व का है।
मेन मसला उसका नहीं है, जो हियरिंग का ऑर्गन है। हाँ, जिनमें कंजेनाइटल हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू, लाइक फॉर एग्जांपल कॉक्लियर एप्लेजिया, या जिनमें के किसी वजह से कॉक्लिया या जो एंड ऑर्गन है उसका लीजन होता है, तो उसमें तो यस, कॉक्लियर इम्प्लांट का बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट भी जो उस वॉइस को ब्रेन तक पहुंचाएगा तो नर्व के थ्रू पहुंचाएगा ना। जब नर्व ही सही नहीं है तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट करेगा क्या? इसको इस तरह से ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया है, ये लंबा क्वेश्चन है, मैं जरा इसको पढ़ लूं पहले। विच ट्यूमर साइट वी विल ऑपरेट ऑन फर्स्ट? सम बुक्स से debulk the massive tumor and preserve the smaller one if hearing is preserved, or we will operate on the smaller site for hearing preservation and do a subtotal resection of the bigger one later on. अच्छा, तो इसमें इस तरह से है कि आपने कूज ग्रेडिंग पढ़ी होगी। किसी को पता है कूज ग्रेडिंग क्या है? तो ये जो Yes, sir. जी बताइए। So grade 1 में it's an intercanalicular tumor. Grade 2 हम्म tumor it's intercanalicular with extension into CP cistern. Grade 3 the tumor is larger CP cistern and approaching the brainstem but not displacing it. In grade 4 it's displacing the brainstem. ठीक है, तो अब इस कूज ग्रेडिंग को ध्यान में रखिए लार्जर और स्मॉलर ट्यूमर के लिए, और जो गार्डनर रॉबर्टसन या AAO की जो क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान में रखिए हियरिंग के लिए। सही है, तो ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ट्यूमर का साइज कूज ग्रेडिंग में कैसा है, और जो क्या कहते हैं हियरिंग की प्रिजर्वेशन कैसी है, यूजफुल हियरिंग किस ईयर में है। अब फर्ज करें दोनों ट्यूमर्स जो हैं वो कूज 2 या उससे नीचे हैं, तो फिर तो आप उस साइट के ट्यूमर की SRS पहले करवाएंगे कि जहाँ पे के बड़ा साइज है, इसलिए कि यूजुअली छोटे ट्यूमर्स में हियरिंग प्रिजर्वेशन जो है बड़ी अच्छी होती है, सो दैट वो कूज 2 से प्रोग्रेस करके कूज 3 में ना जाए। सही। अब एक तरफ ट्यूमर बहुत बड़ा है, कूज 4 है, दूसरी तरफ ट्यूमर जो है कूज 2 है, तो अब आप जो है जो ब्रेन स्टेम को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, और अगर दोनों में हियरिंग प्रिजर्वेशन जो है वो कंपैरेबल है, तो जो ब्रेन स्टेम को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है आप उसको पहले ऑपरेट करेंगे, ताकि नाउ दिस इज द मैटर ऑफ पेशेंट्स लाइफ एंड डेथ। इसलिए कि ब्रेन स्टेम को जो ज्यादा कंप्रेस कर रहा है, अगर आप उसको कंप्रेशन रिलीज नहीं करेंगे तो ब्रेन स्टेम ड्यूरिंग एनी अदर ट्रीटमेंट विल गेट मोर कंप्रेस्ड। अब फर्ज किया कि दोनों ग्रेड 4 के हैं, कूज 4 हैं। अगर दोनों कूज 4 हैं तो जिस साइड पे सिम्टम्स ज्यादा हैं ब्रेन स्टेम कंप्रेशन के, उस साइड को पहले ऑपरेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही क्विक सी और ग्रॉस सी एक डिसीजन मेकिंग का वो है एल्गोरिदम है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पे हियरिंग सैल्वेजेबल है वहाँ पे जो माइक्रोसर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो हियरिंग प्रिजर्वेशन के लिए वो SRS से इंफीरियर है, जहाँ पे सैल्वेजेबल हियरिंग है, सैल्वेजेबल या यूजफुल हियरिंग है। ये जो है वो लिटरेचर प्रूवन हुआ है कि हियरिंग प्रिजर्वेशन is better with SRS as compared to microsurgery. और कोई क्वेश्चन? मैंने इसका जवाब दिया, अगर दोनों ट्यूमर जो है ना ब्रेन स्टेम को कंप्रेस कर रहे हैं तो आप जो है उस ट्यूमर को ऑपरेट पहले करेंगे कि जो के जिस साइट पे के सिम्टम्स होंगे ज्यादा ज्यादा सीवियर सिम्टम्स। ठीक है, थैंक यू। जजाकल्ला सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर हमें। थैंक यू जी, Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, and thank you very much, Dr. Babar and Dr. Majbin, for nominating. Thank Okay, so we will take a short namaz break,
and we'll join after 15 minutes. And we'll discuss about this vestibular schwannoma. Okay, guys, let's meet after 15 minutes. Dr. Burhan, you were really good. Thank you, Dr. Babar. Thank you, Dr. Majdubi. Welcome, Dr. Burhan. You're very good indeed. Okay, sir, Dr. Gauhar Javed is a very strict examiner. उनको फेस करना ही बहुत जो है वो हिम्मत का काम होता है. तो yeah. That's the aim of this जो सेशन है, ताकि आप एग्जामिनर्स ऐसे एग्जामिनर्स को फेस करें एंड यू गेट टू लर्न कि किस किस एरिया में जो है एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जिस तरीके से सर ने बड़ा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा लॉन्ग केस किया. तो ओके गाइस, लेट्स मीट आफ्टर 15 minutes. Okay, so we'll discuss briefly about vestibular schwannomas. Vestibular schwannoma की जब आपका लॉन्ग केस आता है और आपसे डिफरेंशियल्स पूछते हैं, कोई भी सीपी एंगल लीजन है, ये सारी डिफरेंशियल की लिस्ट ग्रीनबर्ग में लिखी हुई है. ठीक है, तो सीपी एंगल में सबसे पहले आप हमेशा वेस्टिबुलर schwannoma ही रखेंगे. नियोप्लास्टिक की मैं बात कर रही हूँ. सेकंड पे मेनिंजियोमा और थर्ड पे एपिडर्मोइड. ठीक है, ये वो लिस्ट है जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं. 2-3 चीजें और होती हैं वो आप रख सकते हो, बट दीज 3 डिफरेंशियल्स एटलीस्ट शुड बी ऑन योर लिस्ट. जब हम बात करते हैं वेस्टिबुलर schwannomas की, तो कभी कभी आपसे उसकी, क्योंकि लॉन्ग केस में आता है ऑब्वियसली, तो लॉन्ग केस में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. तो हिस्टोलॉजी पे कभी कभी पूछते हैं, तो यू शुड नो अबाउट व्हाट आर एंटोनी ए एंड बी फाइबर्स एंड व्हाट आर वेरुके बॉडीज. तो ये इसकी हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं. ट्रायड सबको पता है, इप्सिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टेनाइटिस एंड बैलेंस डिफिकल्टी. पैथोजेनेसिस क्या होती है सेंसरी लॉस की? पहले ये कहा जाता था कि कंप्रेशन होती है एट नर्व की, और अब जो है वो कहा जाता है कि कोई टॉक्सिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं दैट कॉजेस कॉक्लियर डैमेज. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि फेशियल वीकनेस रेयर होती है, लेट होती है, इवन दो सेवेंथ नर्व इज डिस्टॉर्टेड अर्ली. ठीक है. फिफ्थ नर्व जो है वो जल्दी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, ये भी एक चीज है. रिने और वेबर टेस्ट का पता हो कैसे करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था. और कौन सा टेस्ट कहाँ पे लोकलाइज होता है, किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे, ये चीजें पता हो. जब फेशियल की वीकनेस की बात आती है, तो ऑब्वियसली आपको हाउस एंड ब्रेकमैन ग्रेडिंग याद होनी चाहिए. ठीक है. तो हाउस एंड ब्रेकमैन ग्रेडिंग कभी कभी जो है वो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होती है. तो एटलीस्ट एक चीज जिसमें आपको चीज जो मतलब एक तरह से आप ग्रॉसली ऐसे बता सकते हो, वो ये है कि आप आई क्लोजर देखोगे. ठीक है. अगर आई इनकम्प्लीट क्लोज हो रही है, तो वो पेशेंट ब्रेकमैन 4 से ज्यादा है. ठीक है. मतलब आप पेशेंट का फेस एग्जामिन कर रहे हो, वो आंख बंद कर रहा है लेकिन पूरी बंद नहीं हो पा रही आंख, तो ज्यादा उसका ये है कि 4 से ज्यादा, इट इज मॉडरेट टू सिवियरली डिसफंक्शन. लेकिन अगर फिर पेशेंट कोई भी आप फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन करे हो और आए उसकी भले एफर्ट से ही लेकिन कंप्लीटली क्लोज हो रही है, तो इट मीन्स उसका फेशियल का जो ग्रेड है वो 3 से कम है. एक ये चीज थोड़ा सा जहन में आप रख सकते हो. अदरवाइज सारी ग्रेडिंग जो है वो कभी कभी जहन से निकल जाती है. तीसरी बात कि आप रेडियोलॉजिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हो बिटवीन schwannoma एंड मेनिंजियोमा, सीपी एंगल मेनिंजियोमा. ये सारी, ये भी चार्ट पूरा बना हुआ है कि किस तरह से ट्रम्पेटिंग और कोन, आइसक्रीम इन अ कोन अपीयरेंस और सिग्नल चेंजेस हेट्रोजेनस होते हैं वेस्टिबुलर schwannoma में, और मेनिंजियोमास में जो है वो होमोजेनस होते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. अच्छा, इसमें जो इवेल्युएशन आप करवाते हो, ऑब्वियसली रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपको ऑडियोमेट्री जरूर बोलनी है. ठीक है. ऑडियोमेट्री में जो है, इस केस में अनफॉर्चुनेटली ऑडियोमेट्री अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ऑडियोमेट्री की जो पिक्चर है वो आपको दिखा सकते हैं और उसी पे आपसे फाइंडिंग्स इंटरप्रेट करवा सकते हैं. ठीक है. कूज ग्रेडिंग बिल्कुल आपको टिप्स पे याद हो. ठीक है, कूज ग्रेडिंग पूछते हैं ऑडियोमेट्रिक में. न सिर्फ आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री और एसटीएस करवाते हो, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इवेल्युएशन, बल्कि आप अगर छोटा ट्यूमर है तो उसमें आप ईएनजी, वीएमपी और एबीआर भी करवाते हो. ठीक है. और स्पेशली जो NF2 के ट्यूमर्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं, लेस देन 1.5, तो उनमें आप ये करवा सकते हो. ठीक है. ग्रेडिंग आपको याद हो. ठीक. 70-30 और 50-50 का रूल.
डेसिबल्स में और परसेंटेज जो है इसमें आपको सर्विसेबल और नॉन सर्विसेबल का पता हो कि कितने डेसिबल और कितने परसेंटेजेस पे आप उसको डिवाइड करते हो, ठीक है। तो वही 50-50 रूल एंड 70-30 रूल पे आपको ये चीजें याद हो। अब इसके आते हैं मैनेजमेंट ऑप्शंस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑप्शन जो है, जैसे बात है, आपसे जब वाइवा होता है तो उस पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आपको उसी केस की डिस्कशन बतानी होती है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी मतलब याद करने के लिए आपको ये पता हो कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी में आप स्टीरियोटैक्टिक का जो डोज होता है वो आपको याद रखना होता है कि ट्यूमर के लिए लेस देन 13 ग्रे और कॉक्लिया के लिए लेस देन 4 ग्रे होता है, ठीक है। इसी तरह से जो जब आप आई का जो होता है कि पूछते हैं कभी कभी कि स्टीरियोटैक्टिक जो है वो आई का या ऑप्टिक नर्व के लिए जो है थ्रेशोल्ड क्या होता है, दैट इज 7 to 8 ग्रे, और एयर के लिए थ्रेशोल्ड होता है 4 ग्रे, ठीक है। तो 4 ग्रे से ज्यादा आप नहीं देते हो। बेवेकिजुमाब का आपको एंटी वेजेफ एंटीबॉडी है, इसका आपको पता हो, ठीक है। इसका न रोल सिर्फ वेस्टिबुलर श्वानोमा में है बल्कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिकरेंट ग्लायोमास, ठीक है, हाई ग्रेड ग्लायोमास। सर्जिकल अप्रोचेस जो है, रिट्रोसिग्मोइड आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद हो, लेकिन कभी कभी आपसे ट्रांसलैब और मिडिल फोसा अप्रोच का भी पूछते हैं, तो आपको ये भी जहन में रखती हैं किस चीज के किस अप्रोच के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये सारे हम पढ़ते आए हैं शुरू से, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो। अब इसमें कभी कभी पूछते हैं कि आप ऑब्जर्व कब करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये केस था वेस्टिबुलर श्वानोमा का, उसमें NF2 का, तो उसमें अगर ट्यूमर छोटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्यूमर्स अगर छोटे होते, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होते और हेयरिंग पेशेंट की सही होती, तो उसमें आप जो है सर्वेलेंस इमेजिंग करवाते हो, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, स्कैन भी करवाते हो, ठीक है, हर 6 महीने करवाते हो, और एनुअली भी आप जो है वो उसका ऑडियोमेट्री भी करवाते हो, ठीक है। इसके थोड़े गाइडलाइंस NF2 में अलग है, उसमें वैसे ही आप सर्वेलेंस इमेजिंग करवाते हो, लेकिन वो भी तब करवाते हैं जब आपका ट्यूमर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑडियोमेट्री भी आप करवाते हो, दोनों चीजें करवाते हो, फिर उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करते हो अगर ट्यूमर ग्रोथ ज्यादा है 2 mm पर उससे मतलब ज्यादा हो रही है पर ईयर के हिसाब से, या दो आपने रेडियोलॉजी करवाई है और दोनों रेडियोलॉजी में 2 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप मैनेज उसके हिसाब से करोगे, ठीक है। SRS का ऑप्शन भी होता है आपके पास। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मीडियम साइज ट्यूमर है और फिर लाइक 15 to 25 मिलीमीटर यानी 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर का है, तो उसमें आप हेयरिंग का देखते हो, ठीक है, सर्विसेबल हेयरिंग है या नहीं, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो। तो उसमें स्टीरियोटैक्टिक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। बाकी जो बड़े ट्यूमर्स हैं ऑब्वियसली उसमें आप सर्जरी ही करते हो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। अब वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से जो है वो कौन क्या डिसीजन लेते हो कौन सी सर्जरी में। तो वैसे रिट्रोसिग्मोइड ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कोई ट्यूमर छोटी साइज का है तो आप मिडिल फोसा अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, फेशियल नर्व की पोजीशन आपको पता हो, इन 75% ऑफ केसेस द फेशियल नर्व इज पुश्ड एंटीरियरली। मिडिल फोसा अप्रोच कभी कभी स्टेप्स पूछ सकते हैं, तो ये सारी समरी है इसमें सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये वही सारी चीजें हैं जो ग्रीन बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो इट इज नथिंग न्यू, ठीक। बाकी जो ट्रांसलेब्रिंथीन अप्रोच है उसका, ट्रांसलेब्रिंथीन आपसे कभी पूछते हैं इस तरह से, ऐसे आइडियली पूछते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो आपको, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको एग्जैक्टली याद हो, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे की जाती है। मेन जो आपसे पूछते हैं अप्रोच और जिसपे कोई माफी नहीं है वो आपकी रिट्रोसिग्मोइड है, ठीक है। और उसमें जो है आपसे सारी स्टेप बाय स्टेप आपको आनी चाहिए। आप बार बार जितना एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, आप बोलेंगे, जितना आप बार बार स्टेप्स बताएंगे, आपस में रिवाइज करेंगे, तो उतना आपको याद होगा, ठीक है। तो रिट्रोसिग्मोइड पे कोई माफी नहीं है, ये आपको बार बार जो है वो भले जितनी दफा भी आए, आपको जितना आप उसको रिवर्बरेट करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, ठीक है। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। पोस्ट ऑफ CSF लीक का आपको ये सारा पता हो कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या इसकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि काफी कॉमन होता है, स्पेशली अगर
किसी वजह से आप ट्रांसलेबरेंथाइन अप्रोच कर रहे हो, तो उसमें उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ऑप्शंस आपको सारे पता हो, ठीक है। नॉन सर्जिकल में वही सारी चीजें कि आप एलिवेट करोगे हेड ऑफ बेड को, लंबर ड्रेन कर सकते हो, एजेडिन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो सही नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर जो है वो रीडू जो है सर्जरी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी अप्रोच की है, तो उसमें फिर आप कर सकते हो। और अगर पहले से आपने शंट नहीं किया हुआ तो आप शंट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशन सारी पता है कि इसमें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। जो सर पूछ रहे थे कि कितना चांसेस होते हैं ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेवेंथ एंड एट नर्व, सर वैसे पोस्ट ऑप पूछ रहे थे, ये प्री ऑप का है कि प्री ऑप अगर जितना ट्यूमर बड़ा होगा उतने जो है वो चांसेस होते हैं कि एट्थ नर्व और सेवेंथ नर्व कम प्रिजर्व होगी, ठीक है। तो ये दीज आर प्रिजर्वेशन ऑफ नर्व्स बिफोर जो है वो सर्जरी। जो NF2 की क्राइटेरिया है वो आपको टिप्स पे याद हो, ठीक है। वो क्या होती हैं, एक तो बायलैटरल VS अगर है तो इट इज अ डेफिनेटिव क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है एंड यूनिलेटरल VS विथ एनी टू और टू और मोर, ठीक है, मेनिंजियोमा, श्वानोमा, ग्लायोमा या सब कैप्सुलर ओपेसिटी। इसके अलावा अगर यूनिलेटरल VS है, ठीक है, और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या मल्टीपल मेनिंजियोमास हैं एनी और टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये पता हूँ। बायलैटरल जो VS होते हैं जैसे हमारे इस केस में था, तो उसमें आपको ये वही बात कंफ्यूजन वाली जो सर ने थोड़ा आज क्लियर किया कि अगर बायलैटरल ट्यूमर्स हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि हेयरिंग सर्विसेबल कहाँ पर है, ठीक है, तो आप उसको पहले एड्रेस करोगे। लेकिन अगर कोई ट्यूमर बड़ा है दोनों ट्यूमर्स में से, तो ऑब्वियसली जो ब्रेन स्टेम को कंप्रेस कर रहा है पहले आप उसको करोगे। और अगर दोनों साइड पे ट्यूमर बड़े हैं तो जिस साइड पे ज्यादा सिम्टोमेटिक है आप उसको जो है पहले एड्रेस करोगे। दूसरा ऑब्वियसली कोई छोटा ट्यूमर है तो उसमें आप स्टीरियोटैक्टिक कर सकते हो, ठीक है। सर्वेलेंस जो है उसका आपको होना चाहिए। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे सर ने अभी पूछा था कि आप फैमिली के हिसाब से उसको क्या काउंसल करेंगे, तो फैमिली में जो जितने भी मेंबर्स हैं 10 से 12 साल से ही उनकी एनुअल MRI स्क्रीनिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। एंड शुड कंटिन्यू टिल एटलीस्ट द फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ। न सिर्फ एनुअल इमेजिंग बल्कि एनुअल ऑडियोमेट्री एंड आई एग्जामिनेशन भी इन पेशेंट्स में किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये वही बात, ये सर ने ये बात भी पूछी थी कि प्रायर टू सर्जरी आप पूरा स्पाइन का MRI भी करवाते हो ताकि आपको पता चल सके कि कोई एसोसिएटेड स्पाइनल ट्यूमर है या नहीं। तो दिस वाज ब्रीफली अबाउट वेस्टिबुलर schwannoma फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो यू पीपल कैन आस्क। आपके पास क्या अभी कोई ऑडियोमेट्री अवेलेबल होगी क्या, आप हमें उसकी इंटरप्रिटेशन ब्रीफली गो थ्रू करवा सकें? I do have an audiometry, but actually it is somewhere in my notes. So I have to dig out. So if I can find it, we can discuss in the next session, inshallah. ओके, थैंक यू। उसमें आपको वो बाकायदा पूछते हैं कि ये कौन से हियरिंग लॉस है। आप ऑडियोमेट्री की बेसिस पे ही डिफरेंशिएट करके बताते हो कि इज इट सेंसरी हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और कितना स्पीच इसमें कितना जो है वो कितने डेसिबल्स पे सर्विसेबल हियरिंग है, नॉन सर्विसेबल, वो आप ऑडियोमेट्री पे ही बता देते हो। तो आई डू हैव इट, आई ट्राई टू फाइंड आउट इंशाल्लाह एंड आई कैन शेयर। If there is anything else that you people want to ask. मैडम वो परसेंटेज जरा दोबारा स्लाइड शेयर कर दें, मुझे परसेंटेजेस है कैमर दरवेश दर पर। फेशियल नर्व की हाँ वो जो पीछे आपने स्लाइड एक निकाली। एक सेकंड, मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन है। वो सर मुझसे भी पूछ रहे थे जी, परसेंटेज बताएं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है और आई कैन फाइंड आउट।
अच्छा, मेरे पास ये प्रेजेंटेशन पड़ी है। एक क्वेश्चन क्या था कि कैन एसआरएस बी गिवन बायलैटरल फॉर बायलैटरल वेस्टिबुलर schwannoma? यस, आई थिंक दे कैन बी गिवन, आई थिंक। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है, यही ग्रीनबर्ग में बना हुआ है ये चार्ट, उसी से मैंने लिया है। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो द प्रिजर्वेशन ऑफ सेवेंथ एंड एथ नर्व बोथ इज वेरी गुड, लाइक 95 to 100% एंड 57%। अगर जैसे ही ट्यूमर बड़ा होता है तो इट इन्वॉल्व्स द सेवेंथ नर्व एज वेल, तो इट इज 80 to 92% एंड देन इट डिक्रीजेस टू 33%। एंड इफ इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर तो द चांसेस आर मोर। अच्छा, अब ये मेरी एक पुरानी प्रेजेंटेशन है, मुझे भी इतना रिवाइज नहीं मैंने किया, बट लेट्स सी। ट्राइजेमिनल नर्व जो है, trigeminal neuralgia can occur transiently in 22% and permanently in 11% following microsurgery similar to the results of SRS। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है बात सर पूछ रहे थे, so let's read it together। Facial nerve preservation is related to tumor size, uh, हाउस एंड ब्रेकमैन ग्रेड्स 1 to 3 डू बेटर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जो हमारा लॉन्ग केस था, उसमें देयर वाज पेल्जी। ठीक है, तो इट वाज लेस देन 3 हाउस एंड ब्रेकमैन। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको क्लियरली ग्रेडिंग नहीं याद है तो एटलीस्ट आप पेशेंट की आई क्लोजर चेक कर लो। अगर वो कंप्लीटली आई क्लोज कर पा रहा है पेशेंट, तो यू कैन से कि ये हाउस एंड ब्रेकमैन ग्रेड जो है वो 3 से कम है। ठीक है, इट इज माइल्ड टू मॉडरेट। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इफ इट इज 1 to 3 ग्रेड तक है तो उसके अच्छे चांसेस होते हैं फेशियल नर्व प्रिजर्वेशन के। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में लिखा हुआ है सर्जरी और एसआरएस का। ये ग्रीनबर्ग में चीजें लिखी हुई हैं। सर्जरी विद द यूज ऑफ मॉडर्न फेशियल नर्व मॉनिटरिंग टेक्निक्स, फेशियल नर्व कैन बी preserved in more than 90% of cases। ठीक है। In cases where the facial nerve is so flattened that the tumor has to be left over the nerve, the functional outcome is lower। ठीक है, लेकिन एक्सीलेंट आउटकम है अगर हाउस एंड ब्रेकमैन ग्रेड 1 to 3 है। ठीक है। इन कैन बी अचीव्ड इन 75% ऑफ पेशेंट्स विद लार्ज ट्यूमर्स एंड 91% ऑफ ट्यूमर्स जो मीडियम साइज के थे। जो एसआरएस आप करते हो वो लेस देन 3 सेंटीमीटर के लिए ही ऑब्वियसली करते हो। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है 12 to 13 ग्रे। तो उसमें जो है द इंसिडेंस ऑफ न्यू फेशियल नर्व वीकनेस इज 4%। ठीक है, ये कंपैरिजन का जो है वो लिखा हुआ था। तो सर्जरी और उसमें एसआरएस के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर आते हैं एट नर्व प्रिजर्वेशन। एट नर्व प्रिजर्वेशन का यही होता है कि हेयरिंग जो है वो रेयरली इम्प्रूव पोस्ट ऑप। ठीक है। अगर एसआरएस आप करते हो लेस देन 3 सेंटीमीटर के लिए तो देयर इज अ हाई रेट ऑफ हियरिंग लॉस एट 1 year। ठीक है। और अगर आप रेडियोथेरेपी करते हो तो इट्स यूजफुल हियरिंग वॉज प्रिजर्व्ड इन 93%। जो वेस्टिबुलर फंक्शन होता है वो भी पोस्ट ऑप जो है वो वेस्टिबुलर नर्व का फंक्शन इज रियरली नॉर्मल। ठीक है। जिन पेशेंट्स को प्री ऑप एटेक्सिया होती है उनको पोस्ट ऑप एटेक्सिया भी रहता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स एडवोकेट कटिंग द वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में इतना क्रिपलिंग एटेक्सिया होता है और ये लिखा हुआ है कि प्री ऑप और पोस्ट ऑप जो है, क्योंकि हेयरिंग तो वैसे ही सही नहीं हो रही है, वेस्टिबुलर फंक्शन भी जो है वो इतना नहीं सही होता और इतना डिलेड डिटोरेशन के चांसेस होते हैं, तो समटाइम्स दे एडवोकेट कटिंग द वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, ये भी ग्रीनबर्ग में लिखा हुआ है। रिकरेंस का जो आपसे पूछते हैं कि जो है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ रिमूवल पे। ठीक है। अगर आप जो है रिसेंट एमआरआई की सीरीज में देखो तो रिकरेंस रेट इज 7 to 11%। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो नॉन एनएफ वाले हैं। ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है कि लोकल कंट्रोल रेट अगर आपने ग्रॉस टोटल किया है तो 97% है, अगर नियर टोटल है तो 93%। ठीक है, और सब टोटल है तो 54%। तो ये जो है इसके हैं लोकल कंट्रोल रेट्स हैं। ऑप्शंस अगर रिकरेंस होता है तो यू हैव ऑप्शन ऑफ रीडू सर्जरी, एसआरएस भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म अगर देखा गया है लोकल कंट्रोल रेट इज बेटर फॉर एमएस देन एसआरएस। माइक्रो सर्जरी इज बेटर देन स्टीरियोटैक्टिक फॉर लॉन्ग टर्म लोकल कंट्रोल रेट। ठीक है। तो इनिशियली देयर मे बी टेम्पररी enlargement of tumor accompanied by
लॉस ऑफ सेंट्रल कंट्रास्ट एनहांसमेंट फॉलोइंग एसआरएस। ये सारे ट्यूमर्स में होता है कि एसआरएस के इनिशियल फेज में ट्यूमर एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर कुछ मंथ्स के बाद जो है एसआरएस देन कैन रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ द ट्यूमर्स, ठीक है। द रेट ऑफ फेशियल नर्व इंजरी इज हाई इन पेशेंट्स अंडरगोइंग माइक्रो सर्जरी फॉलोइंग SRS कंपेयर टू केसेस वेयर MS वाज द इनिशियल प्रोसीजर, ठीक है। अब ये मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था, मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, तो आई हैवंट रिवाइज्ड इट। ये सारी चीजें ग्रीनबर्ग में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सर्वेलेंस इमेजिंग गाइडलाइंस, ठीक है। जो पेशेंट्स जिनमें आप देख रहे हो कि ट्यूमर्स की साइज छोटी है, तो उसमें आप जो है सर्वेलेंस इमेजिंग कर सकते हो, पहले एनुअली फॉर 5 years एंड देन उसके हिसाब से आप एवरी 2 years या एवरी 5 years के बाद करवा सकते हो, ठीक है। तो NF2 के जो है वो तो आप वैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 years आप एनुअली करवाते हो, ठीक है। ओके, सो दैट वाज एवरीथिंग फ्रॉम मी। अच्छा, ये डॉक्टर बुरहान प्लीज देयर शेयर दिस PPT हियर। मैं भेज देती हूँ, इफ आई कैन शेयर, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, आई शेयर इट इन द ग्रुप। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको ये आएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, जो कल हमने डिस्कस किया था, CP एंगल की एनेटमी, इंटरऑर्टरी कैनाल की एनेटमी, आइका की एनेटमी, ठीक है, और रिट्रोसिग्मॉइड के स्टेप्स, पैथोजेनेसिस, ग्रेडिंग, रेडियोलॉजी, ऑडियोमेट्री, comparison between different modalities, pros and cons of all the approaches। तो इसमें जो है वो आप कुछ चीज मिस नहीं कर सकते हो, so that's very important। If there is anything else you people can ask, or otherwise we'll wrap up today's session। Dr. Babar, are you here? Dr. Babar? You're welcome, Dr. Athiya। Okay, so I think Dr. Babar is not here, so we'll conclude today's session and inshallah see you all tomorrow again for long cases at 3 p.m. Okay, Allah Hafiz।